हुआ क्या है, देखिए ट्यूसडे को आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे है करंट फाइनेंशियल ईयर का 2022-23 का, ये फाइनली रिलीज किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ठीक बजट के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है, और आपको पता है कल बजट रिलीज होगा, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। और बेसिकली क्या होता है ना कि यहां पर आज पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी ने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको टेबल किया, मतलब उसको रखा, और उसके 1-2 घंटे बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो मैंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा है, जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इसके अंदर लेकर आया हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो आपको एकदम पता होना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे, इसके नाम से आप समझ पाओगे हमारे देश का जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी स्थिति क्या है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 में, यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, हमारा देश किस दिशा में बढ़ रहा है, क्या कदम ले सकती है सरकार, इन सारे चीजों को लेकर पूरा सर्वे ये किया जाता है। और ये प्रिपेयर कौन करता है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके अंदर एक डिवीजन है जिसका नाम है इकोनॉमिक डिवीजन, और इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा ही ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो प्रिपेयर किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ध्यान रखिएगा, पिछले साल ही, जैसे ही पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने वाला था उसके 2 दिन पहले ही उस समय के जो कृष्ण मूर्ति थे, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और इसीलिए वी अनंत नागेश्वरन को यहां पर जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया, और इसीलिए आप देख सकते हो कि इस समय प्रेजेंट में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो एक बार ये जो सर्वे प्रिपेयर हो जाता है इकोनॉमिक डिवीजन के द्वारा, फाइनली इसको अप्रूव किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है देश का वो लाया गया था 1950 और 1951 में, ठीक है, और 1964 तक अगर आप देखोगे तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। अभी तो क्या है कि बजट के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। तो लॉन्गेस्ट टाइम तक, इनफैक्ट अगर आप देखिए, ये जो पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो सिर्फ एक वॉल्यूम में आता था, एक वॉल्यूम के अंदर आता था, जिसके अंदर सारे डिटेल्स आपको एक ही बुक में मिल जाते थे। लेकिन 2010-11 से लेकर 2020-21 तक ये जो सर्वे है वो आपका 2 वॉल्यूम्स में लाया गया था। और पिछले साल ये जो बुक है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये वापस से 1 वॉल्यूम में हो गया था। उस समय थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रिजिग्नेशन दे दिया था, कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए सिर्फ 1 वॉल्यूम में ये जो पूरा सर्वे है वो पेश कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था वी अनंत नागेश्वरन जी के द्वारा, तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि इस बार 3 वॉल्यूम्स में ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे आया। देखो, 3 वॉल्यूम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बाकी की चीजें और भी कई सारे जो इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको वो जरूरत पड़ता है डेटा वगैरह के लिए। जो पहला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये सर्वे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि इस सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बजट के एक दिन पहले आता है। एक और चीज याद रखिएगा, जो भी यहां पर रिकमेंडेशन दिया जाता है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा वो बाइंडिंग नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वो सरकार माने, ठीक है, सरकार उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है हमारे इकोनॉमी का, हमारी अर्थव्यवस्था का ओवरऑल जो जानकारी है वो इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन, डिटेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि भारत के अंदर बनाया हुआ सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। तो ओवरऑल आप कहिए कि पिछले 12 महीने का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है भारत में उसके बारे में होता है, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं भारत के अंदर उसको समराइज किया जाता है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उसको हाईलाइट किया जाता है, और वही मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर अब बताऊंगा। देखो, यहां पर क्या होता है ना, जो इकोनॉमिक सर्वे का बुक आता है उसका जो बुक का कलर है, क्या थीम लिया गया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो पिछले 2 साल का 2020-21 में कुछ इस तरह का कवर था, फिर 2021-22 में यहां पर भारत का मैप बनाया गया था, उसके अंदर अलग अलग चीजें थी। फिर इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो इस बुक का जो कवर है यहां पर आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा, क्योंकि भारत इस बार का प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास G20 का। भारत के अंदर होस्ट किया जाएगा G20। विश्व के जो टॉप 20 लीडर्स हैं, मजबूत देश हैं, उनके लीडर्स भारत के अंदर आएंगे, पहली बार होने जा रहा है। और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में आप देख सकते हो जो G20 का लोगो है उसका इस्तेमाल किया गया है।
और ये इकोनॉमिक सर्वे आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर अगर आप देखोगे ना तो इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर कंटेंट क्या क्या है ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रीफेस है, सबसे पहला जो चैप्टर है वो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, जैसे कि इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी का स्टेट क्या है, इस समय सिचुएशन क्या है। अगर आप देखिए पहला चैप्टर लिखा हुआ है रिकवरी कंप्लीट, मतलब कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पहले स्थिति था कोविड के पहले, यहां पर आप देखिए 2019-20 में जो हमारा स्थिति था वो यहां पर था, तो अब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिकवरी है वो कंप्लीट हो चुका है। वही इस चैप्टर में बेसिकली बताने की कोशिश की है कि पैंडेमिक को अब हम पीछे छोड़ रहे हैं और ग्रोथ की तरफ अब हम आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से 2005 से लेकर 2022 के बीच में इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जैसे कि 2005 से 12 के बीच में बताया गया क्रेडिट बूम की वजह से जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेस में आ गई थी। क्रेडिट बूम मतलब बेसिकली क्या है कि बहुत सस्ते ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करना, तो लोगों ने बहुत सारा क्रेडिट लिया, बिजनेस ने बहुत सारा लोन लिया, लेकिन वो पैसा नहीं चुका पा रहे थे और इसी की वजह से 2015 में क्या देखने को मिला, हायर एनपीए, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों को जो पैसा वापस आना चाहिए था नहीं हो रहा था और इसीलिए एनपीए बड़ी तौर पर बढ़ते जा रहे थे। और फाइनली फिर क्या होता है 2018 में आप देखोगे एनबीएफसी क्राइसिस आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, आईएलएफएस कोलैप्स हो जाता है, देश की सबसे बड़ी जो एनबीएफसी कंपनी है वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा एनबीएफसी सेक्टर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। और इस चैलेंज से निकलने के बाद यहां पर फिर क्या प्रॉब्लम आ गया, 2020 में हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक, तो उसका तो हम सबको पता है क्या हाल हुआ था और उसकी वजह से फर्दर जो रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड पैंडेमिक, ओवरऑल क्या हुआ, यहां पर जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं उसमें बहुत बड़ा शॉक देखने को मिला, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्रूड ऑयल से लेकर वीट से लेकर हर एक चीज प्राइस इंक्रीज हो रहा था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे में एक और जो स्टार्टिंग में जो अनंत नागेश्वरन जी हैं उन्होंने यहां पर कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात की कि पहले 8 साल में, फर्स्ट 8 ईयर्स में अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा यहां पर आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर सरकार ने क्या किया है, आधार, पीएम जनधन योजना, मोबाइल कनेक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम। बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर सरकार क्या क्या लेकर आई है, कैपिटलाइज करने की कोशिश की है, रेजोल्यूशन लेकर आई है, मर्जर्स किया है बैंकों का, प्राइवेटाइजेशन किया है, डिजिटल पब्लिक गुड्स को लेकर सरकार ने बहुत सारे कदम लिए, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, यूपीआई लेकर आई, ई केवाईसी, उमंग, डिजी लॉकर, हेल्दी हेल्थ की तरफ यहां पर ध्यान रखते हुए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग को लेकर सरकार जो है कई सारी योजना लेकर आई थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, घर हो गया, अमृत स्कीम हो गया, जल जीवन मिशन, सौभाग्य, जो गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे। ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में, मतलब पिछले 8 साल में जो करंट की सरकार है उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में बेसिकली आप ओवरऑल देख सकते हो। तो चलो इकोनॉमिक सर्वे का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत लोगों का फोकस होता है कि ग्रोथ रेट क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। देखो यहां पर बताया गया है कि 2023-24 में 2023-24 मतलब कि ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, हम सबको पता है, तो इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से लेकर 6.8% रहने का अनुसार है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि कोविड पैंडेमिक के पहले भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा था। आप खुद देखिए 2019-20 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जस्ट 3.7% था, फिर आ गया पैंडेमिक जिसकी वजह से हम नेगेटिव में चले गए 6.6%। उसके बाद 2021-22 में जो बेस इंपैक्ट आया है, बेस ईयर का इंपैक्ट आया, उसकी वजह से हम 8.7% ग्रो किए और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुसार है। फिर आगे चलकर 2023-24 जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि 6% से 6.8% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। तो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे यह कह रहा है कि जिस प्रकार से जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनफैक्ट हमारे देश की आरबीआई, इन सबके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है लगभग वही लगाया गया है। किसी का कहना है कि 6.5%, किसी का कहना है 6.7%। और इनफैक्ट आज सुबह इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आईएमएफ का जो आउटलुक अपडेट आता है ना, उनके द्वारा बताया गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वो लगभग आपका 6.1% रहने का अनुसार है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो वी नागेश्वरन जी हैं उनके द्वारा बोला गया है कि हम अपर बैंड में रहेंगे, मतलब कि 6.5% से 6.8% की तरफ ज्यादा जो है ये हो सकता है कि हम इधर जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी जाए।
और उसका कारण क्या है? यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट हमने किया है उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि यहां पर एक तो प्राइवेट कंजम्पशन, जो जीडीपी हम कहते हैं ना, जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो उसमें C + I + G आता है ना, तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, तो प्राइवेट कंजम्पशन में बढ़ोतरी होना। फिर इसके साथ साथ सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करी। देखो यहां पर जो बजट आएगा ना कल, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर बढ़ोतरी हो रही है मतलब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बनाने पर फोकस कर रही है, मतलब ये ज्यादा होना चाहिए रादर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपका जो डेली बेसिस पर खर्चा होता है, सैलरी पर, पेंशन पर, उसके ऊपर खर्चा होता है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार जब ज्यादा खर्चा करती है मतलब यहां पर जॉब्स बढ़ने वाले हैं, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है। फिर इसके साथ साथ जो कवरेज हुआ है वैक्सीन का, सभी लोगों ने लगभग लगा लिया, इसकी वजह से रेस्टोरेंट्स, होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, हर चीज खुल गया है, तो इसकी वजह से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। फिर साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उनका जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफी हद तक सुधार हुआ है। एमएसएमई सेक्टर हो गया, उसमें क्रेडिट ग्रोथ तेजी से हो रहा है। तो ये सारे चीजें बताई जा रही हैं कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। और जीडीपी में भी अगर आप देखोगे ना, जो सबसे ज्यादा बेहतर कर रहा है सेक्टर वो है आपका सर्विस सेक्टर। यहां पर आप देख सकते हो सर्विस सेक्टर इस साल लगभग 9.1% रहने का अनुसार है, मतलब हमारी जीडीपी तो ग्रो करेगी 7% से, लेकिन ये 9.1% रहने का अनुसार बताया जा रहा है। क्यों? सर्विस सेक्टर के अंदर अगर आप देखिए यहां पर कई सारी चीजें हुई हैं। जो पीएमआई होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, जो पीएमआई सर्विस जिसको कहते हैं, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हुआ है जुलाई 2022 से लेकर अगर हम देखें। फिर जो क्रेडिट ग्रोथ है सर्विस सेक्टर में वो भी 16% राइज हुआ है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले गए हैं। फैशन, ग्रोसरी, हर जगह आप देख रहोगे, अमेजॉन से लेकर जो बड़े बड़े ई कॉमर्स हैं। इनफैक्ट अगर आप में से बहुत से लोग अगर शार्क टैंक देखते होंगे उसमें भी आप कई बार समझने की कोशिश करते होंगे कि इतने बिजनेस कहां से आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस, तो लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर जो सर्विस सेक्टर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो सपोर्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ को वो आने वाला है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मतलब कि सरकार ने कई सारे पाथ ब्रेकिंग मेजर्स लिए हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना हो गया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, एक सामान दूसरी जगह आराम से पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। फिर पीएलआई स्कीम हो गया। इस तरह के कई सारे ऐसे स्कीम्स लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा जिससे यह पुश मिलेगा। एंड डिस्पाइट, ध्यान में रखिएगा, यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 का प्रॉब्लम, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर यहां पर जिस तरीके से विश्व के अंदर सेंट्रल बैंकों के द्वारा रेट हाइक किया गया है, मतलब कि जो रेपो रेट होता है ना, भारत के अंदर रेपो रेट हाइक किया गया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इन सबके बावजूद यहां पर पूरे दुनिया में आपको रिसेशन जैसा माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे फास्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और 2022-23 में ये लगभग 6.5% से 7% रहने का अनुसार है। तो ये तो हमने बात कर ली जीडीपी के बारे में। यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहा गया? देखो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो पिछले साल जो सीपीआई है, चलो अब अगर आप डब्ल्यूपीआई को हटा भी दो यहां पर, क्योंकि सीपीआई को ही मेन माना जाता है, अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखोगे यहां पर, तो पिछले पूरे साल भर में आप देखिए कि ये 6% से ज्यादा रहा था। मतलब कि आरबीआई का मैंडेट है ना कि यहां पर 2% से 6% के बीच में होना चाहिए, तो उससे ज्यादा ही रहा था। लेकिन अब यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि यह अपना पीक आ चुका है और इससे अब नीचे आ रहा है। अब यहां से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और सरकार ने इसको लेकर क्या मेजर्स लिया है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है, जैसे कि कोकिंग कोल हो गया, कई सारे जो इनपुट्स होते हैं उसमें कमी लाई है। जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार पहले एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा लगाती थी, उसमें गिरावट लाई है सरकार। फिर जो कस्टम ड्यूटी होता था कई प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कॉटन हो गया, उसको वेव ऑफ कर दिया है। फिर इसके अलावा वीट एक्सपोर्ट के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया है, मतलब कि जो अनाज है, गेहूं है, वो हमारे देश में ही रहे, वो ज्यादा बाहर ना जाए। ठीक है, उसके एक अलग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम लिए हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर चर्चा करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। देखिए ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कल जो बजट का नंबर आएगा ना उसके ऊपर भी मेरा पूरा फोकस होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या है कि सरकार जो भी
खर्चा करती है और जो सरकार का कमाई होता है उसका डिफरेंस, मतलब सरकार का कमाई है 1000 रुपए और सरकार खर्चा कर रही है 1200 रुपए, तो 200 रुपए सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, तो 200 कहां से आएंगे, उसको बोरो करना होता है। तो ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों, यही आप परसेंटेज में देख सकते हो। जैसे कि 2019-20 में क्या था कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल में चल रहा था, फिर हम 3% की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोविड पैंडेमिक आ गया, फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर चला गया, फिर अब इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी का जो फिजिकल डेफिसिट है 6.4%, 2022-23 का अनुमान है कि 6.4% ऑफ जीडीपी रहेगा ये हमारा, तो ये हम इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया है। इसके अलावा एक और जो फोकस काफी लोगों का था पिछले साल, वो था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में, क्योंकि अगेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट है, आप हमारे नेबरिंग कंट्री से सीखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, क्या हालत हो चुकी है वहां पर, कोई भी फॉरेक्स रिजर्व बचा नहीं है, नील के बराबर है लगभग आप कह सकते हो। लेकिन भारत में क्या हुआ था कि हमने फॉरेक्स रिजर्व को काफी अच्छे से बढ़ाया था, स्पेशली 2021-22 में तो ऐसा समय आया था कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व ये लगभग $642 बिलियन पहुंच गया था, एकदम हाईएस्ट पे पहुंच गया था। लेकिन जिस तरह का शॉक हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर आया, जो प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से इसमें फर्दर गिरावट हुई थी, एंड मुझे याद है शायद $525 बिलियन तक ये लगभग पहुंच गया था। लेकिन अब वापस से इसमें सुधार हो रहा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ये $563 बिलियन के आसपास अब आपको देखने को मिलेगा। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी भारत काफी ठीक ठाक कर रहा है, मतलब कि अगर आप कोविड में भी देखोगे तो बाकी की जो सेक्टर्स हैं, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, हर कुछ गिर गया था, लेकिन फूड प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। साल दर साल आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, और वही आपको इस साल भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कि हेल्थ के ऊपर जो सरकार का फोकस गया है, इसकी वजह से जो कई सारे रेशियोज होते हैं, रेट होता है, वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि हेल्थ के अंदर अगर आप देखो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसका मतलब होता है कि हर 1 लाख बर्थ पे कितने जो मां हैं उनकी मृत्यु होती है, कितनी जो मदर होती हैं जो बच्चा जन्म देती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले आप देखो 2013 में हर 1 लाख जो बर्थ होता था उसमें 167 डेथ होती थी, मैं वुमेन की डेथ की बात कर रहा हूं, लेकिन अब ये घटकर हो गया है 97। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो है, मतलब कि हर 1000 बर्थ पर कितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ये आप देख सकते हो पहले 39 के आसपास था 2014 में, ये गिरकर 28 के आसपास हो गया। फिर इसके अलावा भारत में जो एक सबसे बड़ा कंसर्न था और स्पेशली गरीब लोगों के लिए, वो था कि जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया जाता है, लोगों के काफी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, सेविंग्स खत्म हो जाता है, बोरो करना होता है, तो ये आप देख सकते हो इसको भी कमी लाने की कोशिश की गई है और ये 64% से गिरकर 48% हो गया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब कि जो बच्चे का जन्म हो रहा है, क्या वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है कि नहीं, पहले ये 79% था 2013-14 में, अब ये बढ़कर 89% हो गया है। फिर इसके अलावा कोविड वगैरह को लेकर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कैसे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया है। जैसे कि यहां पर आप देख पाएंगे जो प्राइमरी स्कूल के अंदर ड्रॉप रेट होता था उसमें काफी बड़ी कमी आई है, पहले 4.7% बच्चे ड्रॉप हो जाते थे, अब ये सिर्फ 1.5% बचा है। पुपिल टू टीचर रेशियो, जो बच्चा और जो टीचर है उनका रेशियो पहले आप देख सकते हो, उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पहले हर एक टीचर पर 34 बच्चा हुआ करता था, तो यहां पर अब आप देख पाएंगे अब ये घटकर हर एक टीचर पर 126 जो हैं बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा कई सारे जो स्कूल्स वगैरह हैं, पीएम श्री स्कूल हो गया, मतलब कि ऐसे मॉडल स्कूल्स बनाना, वो यहां पर कोशिश किया गया है। फिर इसके अलावा अगर हम फाइनेंस की बात करें, जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें, आप देख पाएंगे 2022-23 में जिस तरह का रशिया यूक्रेन का वॉर और प्रॉब्लम से गुजरा था पूरा दुनिया, उसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर स्टॉक मार्केट काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन भारत का जो स्टॉक मार्केट था उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लोगों को इससे काफी प्रॉफिट भी हुआ था, ये देखने को मिलता है। फिर अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, तो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर देखो एक्सपोर्ट तो राइज हुआ है, यहां पर आप देख पाओगे कि अप्रैल से दिसंबर 2022 का आंकड़ा है $332 बिलियन, जो कि एक साल पहले के अगर आप आंकड़े से कंपेयर करो तो ये 16% आपको ज्यादा मिलेगा। भारत बताया गया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम बात करें रेमिटेंसेस के मामले में, मतलब कि भारत के लोग जब बाहर जाकर पैसा कमाते हैं और वो भारत भेजते हैं वापस, तो इसमें भारत सबसे लार्जेस्ट है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ आंकड़ा भी यहां पर दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व जैसा मैंने बताया था वो भी हम कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस, मतलब कि कौन से देश से लोग बाहर जाते हैं और पैसा
भारत अपने देश में भेजते हैं, तो भारत का आप देख सकते हो हम $100 बिलियन का आंकड़ा टच कर गए। मैक्सिको और चाइना तो बहुत पीछे हो गए हैं, मतलब 50% है भारत के अगर आप देखिए तो भारत का रेमिटेंस के मामले में भी काफी अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस रहा है। तो ये तो हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली कि क्या क्या हुआ है। अब हम यहां से देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि पॉलिसीज किस तरह के अडॉप्ट किए गए हैं, सरकार ने क्या क्या चीजों का अडॉप्शन किया है। यहां पर आजकल अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो है एनवायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज की। तो इसको लेकर आप देख पाओगे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में हमने यहां पर चेंजेस किए हैं, जो एनवायरमेंट है उसके प्रति हम काफी ज्यादा जागरूक रहे हैं। जैसे कि 8 मिशन लाया गया था, क्लाइमेट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था 2008 में। फिर COP27 यहां पर बताया गया कि कैसे हम NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, भारत क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज को करने के लिए, वो हमने अडॉप्ट किया। रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, सोलर की बात करें, विंड की पावर बात करें, तो उन सब में इजाफा देखने को मिल रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपको याद होगा वो लॉन्च किया गया था। फिर इसके साथ साथ अभी रिसेंट का ही, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो इसको आरबीआई लॉन्च करिए, मतलब आरबीआई जो भी पैसा कलेक्ट करेगी इन बॉन्ड्स के माध्यम से, वो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काम में आएगा। फिर इसके साथ साथ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई हैं। मैं आपको बता रहा था पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यहां पर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं देश के अंदर, उनमें यहां पर कनेक्शन बना रहे, वो तेजी से काम करे, उसके लिए लाया गया था। इसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रखता है। कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास बहुत से ऐसे एसेट हैं जिसके माध्यम से सरकार पैसा कलेक्ट कर सकती है, उसी को मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो ये भी सरकार के जो है प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा अगर हम डिजिटल की बात करें, यूपीआई आपने देखा हाईएस्ट एवर मार्क अचीव किया था अभी दिसंबर 2022 में, 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस टच हुए थे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार फाइनली लॉन्च कर दी है, मतलब एक सामान दूसरे जगह जब जल्दी पहुंचेगा तो यहां पर हम विश्व में बेहतर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी इससे ज्यादा हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो कैपेसिटी है मेजर पोर्ट्स की, उसको डबल किया गया है पिछले 8 सालों में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, देखो यहां पर जो अमेज़न वगैरह की बात हो रही है ना, उसको उनकी जो मोनोपोली है एक प्रकार से, उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जो ओपन नेटवर्क फॉर ओएनडीसी की जो बात हो रही है ना, ओएनडीसी के ऊपर कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, वो भी अभी पाइपलाइन में है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर ओपन क्रेडिट एम्बेलमेंट नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटाइजिंग लेंडिंग, मतलब कि यहां पर जो भी उधार वगैरह दिया जाता है उसको सही तरीके से दिया जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जाए, यहां पर सरकार काम कर रही है ताकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एमएसएमई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएसएमई का, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके द्वारा अगर अच्छा किया जाएगा, क्योंकि देश में अगर आप देखोगे बहुत सारा जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है एमएसएमई के द्वारा, यहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें अगर इंप्रूवमेंट होगा तो ओवरऑल जो हम देखते हैं ना ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो भारत में डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए सरकार ने कई सारे चेंजेस किए एमएसएमई के अंदर, मॉडिफिकेशन किया, उसके डेफिनेशन में चेंज किया, यहां पर पोर्टल लॉन्च किया ग्रीवियंस रिड्रेसल का, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है कोविड के दौरान वो सरकार लेकर आई थी, समाधान पोर्टल लेकर आई सरकार, उद्यम पोर्टल लेकर आई, अगेन यहां पर एमएसएमई को और बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसकी वजह से आप देख सकते हो राइट साइड में ये जो अगर आप ग्राफ देखोगे यहां पर दिखाया गया है कि जीएसटी कितना पे किया है एमएसएमई ने। तो इसमें अगर आप देखोगे तो साफ साफ देखने को मिलेगा कि जीएसटी में काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब कि अगर आप जीएसटी ज्यादा पे कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, आप ज्यादा सामान बेच रहे हो, तो इसी की वजह से बताया गया है यहां पर एमएसएमई में भी काफी अच्छा फायदा देखने को मिला है। फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर ही, यहां पर पीएलआई स्कीम को लेकर काफी चर्चा हुई है। इनफैक्ट मेरा काफी फोकस होने वाला है कल जब बजट आएगा तो निर्मला सीतारमण जी क्या और ज्यादा सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लाती हैं कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए 3 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है पीएलआई स्कीम की वजह से, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। यहां पर 100 से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं एमएसएमई में जिनको पीएलआई का फायदा हुआ है। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कितना आया है पीएलआई स्कीम की वजह से, 47,500 करोड़ के आसपास। और ओवरऑल आप देख सकते हो 24 सब सेक्टर्स को यहां पर कवर किया गया है इन पीएलआई स्कीम्स के तहत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, सरकार ने 7,000 से ज्यादा रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं, 39,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस रिड्यूस किए हैं, 3,500 प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज किए हैं, पहले जो जेल हो जाती थी छोटे छोटे चीजों को लेकर उन सबको हटाया है। तो ये सारी चीजें जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको पुश करने में यहां पर काम किया गया है। तो ये सब कुछ पॉलिसीज है।
फिर इसके साथ साथ जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जो मैं उनका पूरा प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो उसके अंदर भी यहां पर उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर कहा। एक तो यह कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है हमें उसको साथ लेकर चलना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को लेकर आप देख सकते हो बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके अंदर रैशनलाइजेशन किया गया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको घटाकर 22% से 25% के करीब किया गया है। पहले ये 30% से ज्यादा होता था। फिर पीएलआई की मैंने आपको बताया 14 सेक्टर्स में लॉन्च किया गया, इसको फर्दर इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है। फिर यहां पर आपको याद होगा डिसइन्वेस्टमेंट, ये काफी बड़ा कदम लिया गया है। एयर इंडिया आपने देखा, उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि वो तो पूरा बेच ही दिया गया है टाटा ग्रुप को। फिर आपका अगर आप देखोगे तो एलआईसी हो गया, उसमें सरकार ने काफी हद तक डिसइन्वेस्टमेंट किया और फर्दर शेयर्स बेचे जाएंगे। तो इस तरह से कई सारे ऐसी चीजें की हैं जिसमें सरकार का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। फिर इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो मैं आपको हेल्थ की बात कर रहा था, तो हेल्थ के अंदर सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज को अपनाया है, तो वो सभी पॉलिसीज आपको इसी पेज के अंदर दिख जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, 2018 में आयुष्मान भारत मिशन वाला हो गया, फिर इसके अलावा पोषण अभियान अनीमिया को हटाने के लिए हो गया। 2019-20 में सरकार ई संजीवनी लेकर आई, सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कीम लेकर आई। 2021 में किस तरीके से वैक्सीनेशन और बाकी चीजें लगाई गई थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था। 2022 में यहां पर टीबी मुक्त हो भारत, उसके लिए लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ टेलीमानस का मतलब है कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया गया, जिसके माध्यम से जो है आपका दूर दराज के जगहों पर भी लोगों की परेशानियां जो है वो सुलझाई जा सकेंगी। तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार लेकर आई थी। अब फाइनली लास्ट में एक और चीज है यहां पर दोस्तों, दैट इज लिबरलाइजिंग नॉर्म्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि बाहर के देशों से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए सरकार ने क्या किया। देखो, एक तो बड़ा जो स्टेप लिया था सरकार ने वो ये था कि पहले एक बोर्ड हुआ करता था, इसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर, और इसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अगर आपको पता हो DPIIT लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर फोकस होगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आए। फिर इसके अलावा मोस्ट सेक्टर्स में अगर आप देखोगे, ज्यादातर सेक्टर्स में जो FDI उसको 100% के लिए ओपन कर दिया गया। कुछ ही ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश है, लेकिन सभी सेक्टर्स में बाहर के देशों से जो पैसा है हमारे यहां पर आ सकता है। इसके अलावा कुछ पोर्टल्स वगैरह भी ओपन किया गया है ताकि सिंगल पॉइंट पर जो समस्याएं हैं उसको सुलझाया जा सके। और इसी की वजह से राइट साइड में अगर आप देखिए जो ग्राफ है ये दिखा रहा है FDI GDP का रेशियो, मतलब कि यहां पर जितना ज्यादा रेशियो आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां पर और ज्यादा हमारा FDI आ रहा है। तो ये लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है साफ साफ, और ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत में जो है FDI इंक्रीज हुआ है। तो फाइनली क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां पर पॉलिसीज और ये जितनी चीजें थी, जो ओवरव्यू था, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ये भी चीजें जान लो, जैसे कि यहां पर जो बजट कैपिटल है, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला गया है कि सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो एसेट के निर्माण पर, फ्लाईओवर्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा जो किया है, वो आप देख सकते हो 2015-16 से 2022-23 में, मतलब पिछले 7 वर्षों में 2.7 टाइम्स बढ़ाया है। मतलब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होगा और बहुत सारे पुश मिलेंगे हमारे जीडीपी ग्रोथ को। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का एक और चीज कहना था कि जीडीपी ग्रोथ होना, हम उसको इंक्लूसिव तभी कहेंगे जब वहां पर जॉब्स का जनरेशन होगा। और इकोनॉमिक सर्वे में यह बताया गया है कि ऑफिशियल सोर्सेज और अनऑफिशियल सोर्सेज के माध्यम से अगर आप देखोगे तो बताया यही जा रहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। और अल्टीमेटली इकोनॉमिक सर्वे ने एक और बात कही कि टोटल पूरे दुनिया भर में अगर आप देखिए जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उनको 6 चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वो 6 चैलेंजेस कौन कौन से, देखो, एक तो कोविड-19 जो हमने बात किया, फिर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से बहुत सारे प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से जो तीसरा प्रॉब्लम आया वो था पॉलिसी रेट में हाइक। जो फेडरल रिजर्व, RBI, हर किसी ने यहां पर रेट हाइक किया, तो तीसरा ये हो गया, क्योंकि रेट हाइक करने से क्या होता है, ग्रोथ नीचे हो जाती है। फिर चौथा प्रॉब्लम हुआ ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये चौथा प्रॉब्लम। पांचवा प्रॉब्लम, इन सारी चीजों में क्या हुआ कि जो चाइना, जो कि एक बड़ा पुश देता था ग्लोबल इकोनॉमी को, चाइना भी स्लो डाउन हो गया। और छठा जो है वो ये है कि पैंडेमिक के दौरान जो प्रॉब्लम्स आई थी, उसका एक बहुत बड़ा लॉस आज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो वो
वो वर्ष जो है वो कहाँ से आएगा, यहाँ पर जो इनकम अर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो कहाँ से आएंगी। ये टोटल 6 प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर यही बोला गया है कि जो पूरी दुनिया है वो अभी भी इन प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रही है, लेकिन भारत यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट है, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक भी ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अभी भी टिका हुआ है। जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूंगा कोई बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो अनुमान था, हम पहले सोचते थे कि डबल डिजिट ग्रोथ में जाना है, जैसे कि चाइना ने करके दिखाया था। तो अभी भी हम ठीक ठाक खड़े में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर आप देखिए कि एक बहुत ही अच्छा चार्ट है दोस्तों। यहां पर आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे फिजिकल डेफिसिट का चार्ट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन जो हमने डिस्कस कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहां पर हमने बात किया था, जीडीपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एग्रीकल्चर वगैरह मैंने आपको बोला था, तो वहां पर ग्रोथ होता ही रहता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर का भी आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छा चार्ट है, यहां पर आपको कुछ डेटा वगैरह चाहिए। लेकिन जाने से पहले ये जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो उसको खत्म करूं, यहां पर एक सजेशन भी आप कर सकते हो। जैसे क्या होता है ना कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों वो कब आ रहा है, वो बजट के एक दिन पहले आ रहा है। तो कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ये भी कहना है कि क्यों नहीं इकोनॉमिक सर्वे को विंटर सेशन में लाना चाहिए। जो नवंबर दिसंबर का महीना चलता है ना, पार्लियामेंट में विंटर सेशन होते हैं, तो क्या है ना कि वहां पर जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उनसे जो इनपुट मिलेगा, जो उनसे जानकारी मिलेगी, उसको हम बजट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तो क्या है, कल बजट इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो बजट में तो इसका कोई भी